प्लांट का ही हम स्टडी कर रहे हैं तो देयर कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट के स्टडी के कई तरह से मेथड्स हो सकते हैं कि अगर हम लोग उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज मॉर्फोलॉजी। अगर हम वहां पर प्लांट का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं देन इट कम्स अंडर एनाटॉमी। अगर हम प्लांट के बॉडी फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं देन इट कम्स अंडर फिजियोलॉजी। अगर हम प्लांट के न्यू जनरेशंस इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं देन इट कम्स अंडर जेनेटिक्स। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर स्टडी ऑफ प्लांट्स। और अब इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी सिंपली मीन्स कि अगर हमने किसी एक प्लांट को देखा और देखने में वो जैसा दिख रहा है, मान लीजिए हम उसके रूट को देख रहे हैं, स्टेम देख रहे हैं, लीफ देख रहे हैं, और दिखने में अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस में जो वेरिएशन है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, इस चीज को हम लोग कहेंगे कि इट इज द मॉर्फोलॉजी। इस तरह का स्टडी को यहाँ मॉर्फोलॉजी में हम ये नहीं स्टडी करते कि क्यों ऐसा है, मॉर्फोलॉजी में हम ये भी नहीं स्टडी करते कि उसके अंदर कैसा है। मीन्स एक्सटर्नली हाउ अ प्लांट appears, what is the appearance of plant, how it looks, that is the morphology। तो अब अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें प्लांट्स का जो जनरल मीनिंग होता है दैट इज फॉर द एंजियोस्पर्म। प्लांट वैसे कई सारे ग्रुप्स हैं लेकिन जब हम इन जनरल प्लांट बोलते हैं तो हमारा ये मतलब होता है जो सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स प्लांट है, जैसे आप मैंगो का ट्री है, बेनियान है, ये सभी जो कॉमन आप देख रहे हैं दे ऑल कम अंडर एंजियोस्पर्म। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करेंगे। तो पहले मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के लिए लिख लूं, देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी for study of external appearance of a plant body। किसी एक प्लांट बॉडी के एक्सटर्नल अपीयरेंस का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तब हम लोग इसे कह रहे हैं कि इट इज द मॉर्फोलॉजी। अब मान लीजिए कि कोई भी एक प्लांट को अगर हम देखें कि वहां पर अगर उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में हम समझें कि हम जब देख रहे हैं तो क्या कुछ दिख रहा है, तो अब उसके बॉडी पार्ट्स को हम लोग देखें तो अगर हम एक हुआ कि फंक्शनली और एक हुआ कि हम ऑब्जर्व करें तो मान लीजिए अगर हम किसी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस ऑब्जर्व करने पे तो हमें वहां पे सिंपल दो पार्ट ही दिखाई देगा। कुछ उसके बॉडी पार्ट्स हैं जो कि सरफेस पर प्रेजेंट है, मीन्स ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं मान लीजिए कि अब अगर हम किसी एक प्लांट को देख रहे हैं तो इस प्लांट में मान लो कि ये एक ग्राउंड सरफेस है, तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ इसके बॉडी पार्ट्स हैं विच आर प्रेजेंट अबव द ग्राउंड सरफेस और कुछ इसके बॉडी पार्ट्स हैं विच आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड सरफेस। मान लो कि अगर हम देखें कि इसके अबव द ग्राउंड सरफेस कुछ पार्ट्स और बिलो, तो अबव जितने सारे पार्ट्स हैं उन सब के लिए हम लोग एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट शूट सिस्टम। सरफेस ग्राउंड सरफेस के ऊपर हम लोगों को जितना सारा पार्ट दिख रहा है उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर शूट सिस्टम है। जब हम शूट सिस्टम देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों को कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। सिस्टम का मतलब ही होता है ग्रुप। बायोलॉजी में कहीं भी लिखा हो सिस्टम तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप। जैसे कहे सर्कुलेटरी सिस्टम तो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स वर्किंग फॉर सर्कुलेशन। मान लो कि अगर रहा कहीं पर कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स वर्किंग फॉर रेस्पिरेशन। तो शूट सिस्टम कहने का मतलब ही होता है कि हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं सरफेस पे जितने सारे पार्ट्स हम देख रहे हैं ऊपर, इन सभी के लिए हम लोग टर्म यूज कर देंगे कि इट इज द शूट सिस्टम। मैं सबका पार्ट्स बताऊंगा। और यहाँ पर अगर हम इसके नीचे देख रहे हैं
तो जो कुछ भी पार्ट हम लोगों को ग्राउंड के नीचे दिख रहा है, इन सब के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे रूट सिस्टम। अब देखिए ये पूरा सॉइल है, तो इस सॉइल में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पार्ट्स अपर है। अब ये ऊपर जो पार्ट्स आप देख रहे हो, तो उस पार्ट्स में है क्या? तो उस पार्ट्स में हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि एक यहाँ पर मेन स्टेम है, और उस मेन स्टेम के साथ हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर सम लैटरल ब्रांचेस। मीन्स ये जो बॉडी का प्लांट का जो सबसे मेन यहाँ पर हम लोग ट्रंक पार्ट ये देख रहे हैं, सबसे जो थिक पार्ट है, दैट इज द मेन ट्रंक, द मेन स्टेम। उसके साथ जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द लैटरल ब्रांचेस। उस लैटरल ब्रांच के साथ आप लीफ देख रहे हो, कुछ पॉइंट्स पर आपको इस लीफ के साथ फ्लावर भी दिख सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर कई सारे पार्ट्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इन सारे पार्ट्स को हम लोग देखें मिलाकर हम कह देंगे कि इट इज द सूट सिस्टम। उसी तरह से अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को जो रूट सिस्टम हम बोलेंगे इस पूरे पार्ट के लिए, लेकिन इस रूट सिस्टम में भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह का है। जैसे एक यहाँ पर मेन हम लोगों को दिख रहा है जो बढ़ रहा है, उसके ब्रांच है, उस ब्रांच में से भी ब्रांच है, फिर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन सबको हम लोग एक एक करके मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, फिर हम एक एक पार्ट पर यहाँ पर आएंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे मेन स्टेम, यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट लैटरल स्टेम। आज लग रहा है मेरा ही नेटवर्क यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि लिखने में इतना देखो। अब इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्ट हो गया, इसे हम कह रहे हैं लैटरल स्टेम। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर। नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ तो बहुत स्लो लिख रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो नहीं रहा है। सर, आवाज आ रही है। देखिए लैटरल स्टेम है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इट इज द लीफ। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, मैं अपना थोड़ा नेट चेंज कर रहा हूं, आप तुरंत ये हो जाएगा। वो था स्लो था, इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूं उसको। देखिए यहाँ लीफ देख रहे हैं, ऑन द सेम पैटर्न अगर हम देखें तो ये जो पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं, इट इज द फ्लावर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि डिफरेंट पार्ट्स है, और उन सबका हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग है। उसी तरह से हम लोग इस जगह पर अगर देखें कि ये पार्ट है, म्यूट कर लो अब वो अपने आप को, सिंपल सी बात है ना, म्यूट करना चाहिए। सर अभी क्लास चालू हुआ है सर, अभी क्लास चालू हुआ है। हाँ बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। ओके सर, ओके सर। हाँ कंटिन्यू करो, अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अभी चैप्टर मैंने स्टार्ट ही किया है।
ओके सर, ओके सर। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी लगभग सभी लोग आ गए हैं और कुछ लोग नए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, बायो का जो क्लास है आपका, अब आज से एकदम इस चीज को आप फिक्स कर लीजिए कि बायो का क्लास का जो मीटिंग आईडी है वो मीटिंग आईडी फिक्स्ड है, ये रोज चेंज नहीं होता है। ये जो मैंने अभी लिखा है ऊपर में, इसको आप अपने नोटबुक में लिख कर रख लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में लिख कर रख लीजिए। हर दिन आपका ये बायोमीट का मीटिंग आईडी फिक्स्ड है कि यही रहेगा, इसलिए लिंक की कोई जरूरत नहीं टाइम है। सर, क्या यार बोले? कल यहाँ टाइम सर, नहीं, टाइम टाइम। अब उसके बता रहा हूँ, अब रुक जाओ ना, मैंने स्टेटमेंट खत्म कर दिया। सर उसका प्रकाश का मालूम है, प्रकाश का मालूम है, हाँ, अब हम टाइम लोग मालूम प्रकाश का। शांत होकर बैठो तो पहले। ये हम लोग देखिए, पहले मीटिंग आईडी तो फिक्स्ड है, और अब से जो आपका क्लास है वो क्लास आपका फिक्स्ड रहेगा। इट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सॉरी 7 to 8:30 PM। ये आप अपने कॉपी में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ना बार बार क्लास के समय में सब एक ग्रुप में मैसेज करना, ये मैंने किया है उसके बाद भी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आपका टाइम पर, मेरा क्लास टाइम पर ही शुरू होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के बाद लिंक आएगा और 20 मिनट के बाद लिंक आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। किसी को कुछ भी बोलना होगा तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने म्यूट कर रखा है। अब हम लोग देख रहे हैं, तो ये जितना भी ऊपर का पार्ट हम लोग देखे, जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, उस ग्राउंड सरफेस के ऊपर के पार्ट के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि उसको हम कह रहे हैं सूट सिस्टम। जैसे यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एपिकल बड। उसी तरह से हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो कुछ ऐसे भी पार्ट्स होंगे, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो भी हम लोग ग्राउंड सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब के लिए एक कलेक्टिव टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं कि इट इज मेकिंग द शूट सिस्टम। ये सारे के सारे जितने भी हैं, इन सबके लिए एक स्टेटमेंट यूज होगा, और वो है क्या, कि ये सब शूट सिस्टम है। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग अगर देखें नीचे के पार्ट में, तो नीचे में भी हम लोगों को कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। जो सबसे मेन एलोंगेशन है ट्रंक का, जो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, हम इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। ये जो प्राइमरी रूट है, इस प्राइमरी रूट का भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके कुछ ब्रांच है, तो उसका जो ब्रांच है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, हम उसे कह सकते हैं सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट, उसका जो ब्रांच आ गया, इस ब्रांच के लिए टर्म यूज कर देंगे कि इट इज द सेकेंडरी रूट। उसी तरह से आप देखोगे कि फिर सेकेंडरी रूट जो है उसके भी ब्रांचेस हैं, और उसका जो ब्रांच है उस ब्रांच के लिए हम लोग टर्म यूज कर देंगे कि इट इज द टर्शियरी रूट। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे इट इज द टर्शियरी रूट। उसी तरह आपको यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, तो ये जो यहाँ पे कुछ हेयर लाइक दिख रहा है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे, हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक तरह का रूट हेयर है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जब इसके एपिकल पार्ट पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होगा सबसे एंड पे, इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर देंगे कि ये एक यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द रूट कैप। तो किसी भी एक एंजियोस्पर्मिक मतलब कॉमन प्लांट पार्ट को अगर हम देखें, तो वहां पर जो कुछ भी ग्राउंड सरफेस के ऊपर है वो शूट सिस्टम है,
और जो कुछ भी ग्राउंड सरफेस के नीचे है उन सभी के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, इसको हम कहेंगे रूट सिस्टम। अब उस रूट सिस्टम के अंदर अलग बात है कि इट कैन हैव प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट हेयर, रूट कैप, दीज आर द पार्ट्स देयर। उसी तरह से जो अपर पार्ट है अबव द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम, दैट कैन हैव मेन स्टेम, लैटरल स्टेम, एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, लीफ, फ्लावर, ये सब मिलाकर हम इसे कहेंगे कि ये हो गया शूट सिस्टम। तो ये हम लोग जो दो ग्रुप में बांटे, उस दो ग्रुप को हम लोग सिर्फ क्या देखें कि कहां पर है। पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए। शुभम कुमार पूछ रहे हैं रूट हेयर, क्या पूछ रहे हैं रूट हेयर में? अभी बस नाम जनरल लिखा है, रूट हेयर अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी यही पूरा चैप्टर ही है, पढ़ेंगे अभी एक एक करके, एक एक सब सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग ड्रॉ कर चुके होंगे। Now we come to the definition of these two. Means first of all we should define an angiospermic body। एंजियोस्पर्मिक मतलब एंजियोस्पर्म का, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी कैन हैव two types of body parts on the basis of their position। उसका पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह का बॉडी पार्ट है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मीन्स it is the group of structures present below ground surface। below ground surface it includes different types of roots and its parts। इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं रूट सिस्टम। तो उसी तरह सेकंड हमारे पास है शूट सिस्टम। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स above ground surface like stem and associated structures। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा हो मॉर्फोलॉजी खुद से या और पहले, तो अभी ये चीज पे नहीं जाएंगे, अभी मैं पूरे पे आ रहा हूँ। ये नहीं कि अभी आप इतने पे सोचना है सर तो रूट को ऐसे डिफाइन कर दिए और स्टेम को ऐसे डिफाइन कर दिए। वो नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी बर्ड, ये सब डेफिनेशन आ रहे हैं। अभी मैंने बहुत जनरल टर्म में बोला है कि जो सरफेस के नीचे है यही साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये नहीं आप कंफ्यूजन होना कि सर ने वो चीज नहीं बताया, वो सब पर आ रहे हैं स्टेप वाइज। तो पहले हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व किए तो कह दिए कि ग्राउंड के ऊपर शूट सिस्टम, ग्राउंड के नीचे रूट सिस्टम। ये तो लेमैन डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग देखें कि ये फंक्शन कैसा कर रहा है। अब अगर हम इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में देखें कि व्हाट फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग, so on the basis of function if we have to classify the body parts, then we have two types of body parts there. The one is called as vegetative and the second is called as reproductive। very simple meaning, कोई भी एक बॉडी पार्ट है प्लांट का, अगर वो प्लांट के जनरल बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो हो गया वेजिटेटिव पार्ट।
जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए रूट है तो वो क्या कर रहा है, प्लांट के साइज को बड़ा कर रहा है। स्टेम क्या कर रहा है, प्लांट के साइज को बड़ा कर रहा है। तो इन सबको रूट, स्टेम, लीफ, इन सब क्या हो गए, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द वेजिटेटिव फंक्शन। वेजिटेटिव फंक्शन मीन्स द फंक्शंस रिलेटेड टू द जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर गुड इवनिंग सर। यस सर। पेपर I have sent sir. Key also yes. Actually output is not coming sir, that is the reason he is saying everything. Yes sir. हाँ हाँ actually sir I think at 10:55 I left. 10:50 नहीं 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 है, ये नहीं है। पोसी नहीं बोलता है ना, पोसी से ही मेरी बात होती है, but he doesn't speak anything. हम्म 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 yes
Sir, I am the single employee of college, sweeper to principal. Sweeping work. Only one person. Sir, you just take one example. Today, if I send you paper, sir, I have myself typed. Otherwise, if you come to system, sir, typing is not my work. Nah. Yeah, it is the work of computer operators. So, yeah, means we are also understanding. Yes, sir. What is the situation? The CDF is a So sorry स्टूडेंट्स, एक्चुअली सम इम्पोर्टेंट वर्क केम, लेकिन इन सबके बीच में मैं कुछ देख रहा हूँ क्लास में, ये इडियट्स भी घुसे हुए हैं। जितने इडियट्स हैं वो सब बाहर निकल जाओ तो जी तुम लोग, यहाँ पर नहीं जरूरत है मुझे ऐसे भीड़ की। ये लगातार ये लाइन खींचने का काम और ये सब लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं अभी पता कर लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ आप लोग डिस्टर्ब हो रहा है मेरा क्लास, लेकिन 2 मिनट में और डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बेटा ये ऑनलाइन क्लास है, यही दिक्कत है। नहीं तो जो पुराने स्टूडेंट है ना, कोई Z61, ये Z61 कौन है? Z61, रुको यहाँ से मैं अभी लिस्ट से आ रहा है, ये लाइन जो खींचा हुआ है। क्या है ये Z61? कौन है ये Z61? अनम्यूट करके पहले बात करो अगर स्टूडेंट हो तो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूं। Z61। हेलो हाँ, आप ये क्या लाइन क्यों खींच रहे हैं चारों तरफ? सर, वो गलती से हो गया। गलती से? आपका गलती से इतना हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटो बना रहे हैं यहाँ पर? सर हम खाली एक अंडरलाइन किए थे। क्लास कर रहे, आरओ का पानी नहीं है खाली। सॉरी सर। एक बार आना बेटा, एक बार इस पर चेक करो इसको। और ये जो अंडरलाइन किया है तो शालिनी कुमारी का किया हुआ है। शालिनी कुमारी, माइक मेरा सर मैंने किया नहीं है वो, बस मतलब कि टाइम देख ना, मतलब आप बहुत देर से बात कर रहे थे ना, इसीलिए ये अंडरलाइन हम नहीं किए। नहीं आप, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ और आपको अगर इससे बहुत दिक्कत हो गया तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, वो अलग बात है। इसका नो मतलब सर, हम नहीं, ये सारा अंडरलाइन तुम्हारा किया हुआ है। ये एक्सिलरी वर्ड के नीचे, लेटरल के नीचे, रूट एक कमंडल और दे लेना। सर हम कह रहे हैं ना, हम अंडरलाइन नहीं कर रहे थे, हम बस टाइम देख रहे थे, बस इसीलिए हो गया होगा सर। एक कमंडल और उसका। सॉरी सर, हम अंडरलाइन नहीं कर रहे थे। क्या? ठीक। नहीं नहीं नहीं।
ये टूल बार वापस कैसे आता है? नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्या है? अरे उल्टा उल्टा। अब हम लोग वापस आ रहे हैं इस पे। हम लोग इसमें देख रहे थे और यहाँ पर लिविंग सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। देन वी केम टू नो दैट if we functionally classify the parts of a angiospermic plant body, then there are two types. The one is said to be vegetative and second is called as reproductive. So here now we come to that one. On the basis of function, an angiospermic plant body can have two types of plant parts. और इसमें अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास होगा that is called as vegetative part. Vegetative part simply means those parts of plant which work for body general growth and development. सपोज अगर हम वेजिटेटिव पार्ट में देख रहे हैं तो मान लीजिए अगर इसके एग्जांपल्स को देखना चाहें तो हम लोग के पास कॉमन एग्जांपल हो सकता है रूट। तो रूट का काम क्या है? बॉडी का ग्रोथ करना। स्टेम का काम क्या है? तो बॉडी ग्रोथ करना। लीफ का काम क्या है? तो बॉडी ग्रोथ करना। तो इसीलिए ये सारे के सारे रूट, स्टेम एंड लीफ, दिस थ्री कैन बी कंसिडर्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट्स। यहीं पर अगर अब हम दूसरा रख रहे हैं तो सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। Reproductive parts simply means those body parts which take part in, which work for sexual reproduction in plants. अब अगर हम देखें कि इसमें कोई भी पार्ट ऐसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम कर रहा है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कि ये हो गया यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास सबसे सिंपल सा होगा फ्लावर, फ्रूट। तो ये जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं इन सबको हम लोग रखते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मतलब अभी जब हम यहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोग ये चीज कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी एक नॉर्मल जो प्लांट हम देख रहे हैं उस प्लांट को अगर हम सोचे कि वो शुरू से किस स्टेज से होकर आया है तो हम लोग यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे कि ये कई स्टेजेस से होकर गुजरा है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ। इसके लिए हम लोग देखें तो मान लो कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एज्यूम करें कि ये एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। इस ग्राउंड सरफेस पे सबसे पहले वाले स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक सीड का प्रेजेंस था, ठीक है। जब ये सीड यहाँ पर सॉइल के कांटेक्ट में आया तो इस कांटेक्ट में आने के बाद ये यहाँ पर सीड का हुआ जर्मिनेशन। इस जर्मिनेशन से यहाँ जो स्ट्रक्चर बना उसे हम लोग कहते हैं सीडलिंग।
इस जर्मिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीडलिंग। इस सीडलिंग का फॉर्मेशन होने के बाद अब हम लोग देख रहे होंगे, मैं साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं, तो पहले जो आपको दिखा था सबसे पहले वो था सीड। उसका जब जर्मिनेशन हुआ तो जो स्ट्रक्चर बना उसे हम लोग कहेंगे सीडलिंग। इस सीडलिंग का जब फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो इस फर्दर डेवलपमेंट होकर ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना होगा, उस छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ प्लांटलेट। ये प्लांटलेट जब हम लोग देखें कि यहाँ से और थोड़ा जब बड़ा हुआ और इसके सारे के सारे पार्ट्स अब हमारे लिए अब प्रॉपरली विजिबल हैं, तब हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं कि हम इसे कह सकते हैं कि नाउ इट्स अ प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट में हम लोग देख रहे होंगे तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं। अब यही प्लांट हम लोग देखें कि जब ये बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद जब ये काफी एनलार्ज्ड है तब हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं कि नाउ इट इज अ ट्री। देखो, तो इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं, हाँ अमर कुमार हैंड रेज किए हुए हैं, क्यों? अब हम लोग देखें, मैसेज में लिखो अगर हैंड रेज किए हो क्यों से। देखो, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो स्टेज था, इस स्टेज को हम लोग कह देंगे कि इट इज द सीड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आया, उस नेक्स्ट स्टेज को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को, दैट इज द सीडलिंग। इस सीडलिंग के बाद जो स्टेज हम लोग देख रहे हैं, इस स्टेज के लिए हम लोग टर्म यहाँ पर यूज करेंगे, इसे हम लोग कह देंगे इट इज द प्लांटलेट। ये प्लांटलेट फिर फर्दर जब यहाँ पर ग्रो किया और ग्रो करके नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचा, तो उस नेक्स्ट स्टेज के लिए टर्म हम यूज कर देंगे, इसे कह देंगे प्लांट। और जब ये फुल्ली ग्रो हो गया है, जो हम लोग इसके पहले मैंने ड्रॉ किया हुआ था, तब हम लोग उसके लिए टर्म यूज करेंगे कि नाउ इट्स अ ट्री। अब हम लोग देखें कि यहां तो मैंने ये लिख दिया कि ट्री, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ट्री का फॉर्मेशन करेगा ही। ये कोई मैंडेटरी फेनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स जो है वो ट्री को बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अब हम लोग अगर देखें तो ये एक जनरल पैटर्न हुआ, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये पूरा ग्रोथ होने पर भी प्लांट के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे वो हर्ब्स के फॉर्म में हो सकता है, श्रब्स हो सकता है, ट्री हो सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को। किसी ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं पीछे का पेज अभी उसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। देखिए, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस को शो कर रहा है कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी का जब फॉर्मेशन होगा तो वो किन स्टेजेस से होकर गुजरता है और फाइनली वो कहां तक बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें, आप ड्रॉ कीजिए एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट लाइफ begins with germination of seed to form seedling that grows to form plantlet, then plant, and finally a tree। लेकिन अभी मैं ये चीज भी बता रहा हूं
कि ट्री ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि सभी जगह पे, ट्री यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि हर जगह पे ये होता ही जाएगा। तो मैं उसके लिए अलग से मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो बाबू, क्यों मैसेज लिख रहे हो? अब आर्यन राज लिख रहा है सर, क्या सर? बोलिए। हाँ आर्यन राज अनम्यूट करो। सर पूछना है पूछिए। सर सीडिंग क्या है? ठीक है बता सर रहा हूँ। हाँ और सीडलिंग, और कोई आप क्या पूछना है बोलो, और मैं एक साथ बता दूंगा, बोलो। सीडलिंग पूछना है, और क्या पूछना है? देखो यहाँ पर क्या चीज था, पहले किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाइफ शुरू हो रहा है तो एक सीड था, उस सीड को आपने वाटर में, एक सॉइल में रखा, तो सॉइल में रखने के बाद यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ। तो इस प्रोसेस से जब ये सबसे पहला जो फॉर्म बनता है जर्मिनेशन, मतलब सीड का क्या हुआ, जर्मिनेशन, और उस जर्मिनेशन से जो सबसे पहला जो फॉर्म बनता है, स्ट्रक्चर बनेगा, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि ये है एक सीडलिंग। तो सीडलिंग इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सीडलिंग। ये सबसे पहला लाइफ है, मतलब सीड तक तो वो डोरमेंट था, ड्राई फॉर्म में था। जब सबसे पहले वो जैसे ही प्लांट बनने का शुरू हुआ, तो जो सबसे पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, दैट इज सीडलिंग। सीडलिंग होने के बाद अगर इसमें, तब तक हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, कॉटिलेडॉन होगा, बट देयर इज नो ट्रू लीफ। जैसे ही पहला लीफ बन गया तब हम उसे कह देंगे प्लांटलेट। फिर अगर वहां पे रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ बन गया तो कह देंगे प्लांट। और जब ये मैनी ईयर्स के लिए सरवाइव करने लगा तो कह देंगे ट्री। मैं आ ही रहा हूं ना इन चीजों पर। स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज। आपका अभी तक नाम नहीं चेंज हुआ है, Z6I, Z61। आप चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। उसी तरह से एक है 1IP70SZKMVVW, बहुत बड़ा सा नाम है, वो भी अपना चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो। बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो, मैं वहां पे चेंज कर रहा हूँ। और आगे से नाम के साथ एंटर कीजिए। गैलेक्सी A20 का भी अभी तक नाम नहीं आया है, वो भी लिख दीजिए। आप खुद भी जब देख रहे होंगे पार्टिसिपेंट के लिस्ट में, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि आप इस नाम से हैं। निकेत, आपका नाम निकेत है, गैलेक्सी A20। अच्छा देखो यहाँ पे थैंक यू, सॉरी ये सब नहीं लिखना, मैसेज नहीं करना, मैसेज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इसीलिए काम हो गया बस हो गया, उसमें थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यही सब करते रह जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और ये जितना अभी जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट दिन से नहीं होना चाहिए, इस चीज को केयर करेंगे, ये आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, कोई भी एक प्लांट बॉडी को अगर हम देख रहे हैं, तो ऑल प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर, दे हैव डिफरेंट टाइप्स। तो जब हम लोग यहाँ पे कोई भी प्लांट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स को देखें, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स कई बेसिस पर हो सकता है। जैसे देखिए,
सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ड्यूरेशन। समझिए, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ड्यूरेशन अगर प्लांट्स के टाइप्स को देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास सबसे एक हो सकता है, जैसे एक हो गया एनुअल। एनुअल में हम लोग देखेंगे कि अगर हमने कोई एक प्लांट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड इफ वी ऑब्जर्व दैट द प्लांट इज सर्वाइविंग फॉर 1 ग्रोथ सीजन। दिव्यांशु कुमार, अभी रूट मैंने शुरू भी नहीं किया है, इसीलिए एडवेंटिशियस रूट और टैप रूट और फाइब्रस रूट ये मैं अभी शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी रूट शुरू नहीं हुआ है, अभी ये पूरे अभी पढ़ाई में न रूट अभी पढ़ाया है न स्टेम पढ़ाया है। अभी रूट 4-4 क्लास पढ़ेंगे, स्टेम 4-4 क्लास अभी पढ़ेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं सभी चीज बताऊंगा। टैप रूट भी बताऊंगा, एडवेंटिशियस रूट भी बताऊंगा, 10 तरह का एडवेंटिशियस रूट कम से कम बताऊंगा, सो थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एनुअल। एनुअल टर्म हम लोग यूज करेंगे कि मान लो कोई भी एक प्लांट बॉडी है और उस प्लांट बॉडी को हम देखें कि उसका जो पूरा लाइफ है वो पूरा का पूरा लाइफ एक ही ग्रोथ सीजन में शुरू हो और उसी ग्रोथ सीजन में खत्म हो जाए। मतलब ये सीड से लेकर प्लांट बनने तक और फिर अगले जनरेशन का सीड बनने तक ये सारा प्रोसेस एक ग्रोथ सीजन में। कभी भी मत कहना कि एनुअल मतलब इंग्लिश के हिसाब से कि 1 ईयर बोलेंगे, नहीं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, धान का प्लांट देखे होंगे, पैडी। तो पैडी के समय में, जैसे अभी का टाइम है, अभी पैडी प्लांट का प्लांटेशन हो रहा है, तो अभी सीड लगाए, फिर उससे सीडलिंग बना। अभी किसी ने पूछा था ना सीड और सीडलिंग, धान लगाते हुए कभी देखे हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक जगह मिट्टी पे धान को पहले रखते हैं, फिर उससे छोटा छोटा निकलता है स्ट्रक्चर, और तब उस स्ट्रक्चर को फिर वहां से हटाकर फिर हम मेन खेत में डालते हैं। तो जिस स्टेज पर आप डाल रहे हैं दैट इज द सीडलिंग स्टेज। यहाँ पर इस पैडी में आप देखो तो ये जो एक ग्रोथ सीजन है अभी जुलाई से अगस्त से शुरू हुआ और ये दिसंबर तक, नवंबर तक में कंप्लीट हो गया। तो इस एक ग्रोथ सीजन में इसका अगला जनरेशन आ गया। सीड से शुरू हुआ था और फिर धान बनना, मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन का सीड बनना। तो ये पूरा प्रोसेस 1 ग्रोथ सीजन में कंप्लीट हो तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये एक तरह का एनुअल प्लांट हुआ। दूसरा हो गया बाई एनुअल। अगर ऐसा करने में 2 सक्सेसिव ग्रोथ सीजन्स तक हो तब हम लोग इसके लिए टर्म यूज करेंगे बाई एनुअल। जैसे आप देखोगे कि पर्टिकुलरली रेडिश के कंडीशन में, मूली, रेडिश एंड कैरेट, इन केस में देखोगे कि इस साल में अगर आपने उसका प्लांटेशन स्टार्ट किया तो उसमें अगले साल नेक्स्ट टाइम में हम लोग कर देखेंगे कि वहां पर हम देख रहे होंगे कि यहाँ जो फॉर्मेशन है वहां पर सीड का फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन का होगा। ये कौन है भाई, हिंदुस्तानी भाव? तो क्यों तुम लोग आते हो यार यहाँ पे? तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है? इतना सारा सोशल साइट सब है, फेसबुक और ये है। आज ऐसा अनम्यूट करो तो अपने आप को, हिंदुस्तानी भाव। मैं रिमूव कर रहा हूं। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर फर्स्ट हो गया एनुअल। सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि दैट इज द बायएनुअल या बायनियल। तो बायएनुअल टर्म हम लोग यूज करेंगे कि अगर हम देखें कि किसी भी प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल एक सीजन से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के सक्सेसिव सीजन में कंप्लीट हो तो इसे हम लोग कहते हैं बायएनुअल। हमारे पास इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है उस कॉमन एग्जांपल में हम लोग देख रहे होंगे कि जैसे रेडिश का कंडीशन, कैरेट का केस, अनियन का केस, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, these are the examples of biennial plants. And the third is perennial. अगर कोई भी एक प्लांट है जो many years तक सर्वाइव कर रहा है, once फॉर्मेशन हुआ and then it is surviving for many years, जैसे मैंगो का प्लांट आप देखिए, जैसे बनियान ट्री है, बैम्बूज है, तो इन सब के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कि they are said to be perennial. तो यहाँ पर मैं 3 टर्म बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले देख रहे हैं एनुअल। अंकित राज अभी रेस्ट कीजिए, मैं क्वेश्चन का टाइम दूंगा आपको, और बहुत इमीडिएट है तो मैसेज में लिख दीजिए। दोज प्लांट्स इन विच
the whole life cycle is completed in only one growth season. पूरा का पूरा लाइफ साइकिल एक ग्रोथ सीजन में कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं कि इट इज एनुअल। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल अगर लेंगे तो इस एग्जांपल के लिए हमारे पास सबसे सिंपल कॉमन एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे पैडी का केस। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं व्हीट का। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी कॉमन, जैसे मेज का ले लेंगे। तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एनुअल प्लांट्स। ठीक है। सेकेंड हमारे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड एज बाईएनुअल। बाईएनुअल लिखा हो या बाइएनियल लिखा हुआ हो, दोनों एक ही चीज है। बाईएनुअल और बाइएनियल बोथ आर सेम। इसमें हम लोग देखेंगे, इसे कहेंगे दोज प्लांट्स which life cycle is completed in two successive growth seasons। कभी भी ईयर्स नहीं बोलेंगे, टू सक्सेसिव ग्रोथ सीजन्स। और इसके अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो वी हैव सम कॉमन एग्जांपल्स लाइक द रेडिश इज देयर, द कैरेट इज देयर। तो इन सब को हम लोग रखेंगे कि दीज आर द बाइएनुअल। नेक्स्ट हम लोग टाइप देखें तो नेक्स्ट टाइप इज हियर फाउंड टू बी, इट इज कॉल्ड एज पेरेनियल। Perennial simply means those plants which survive for a number of years। जो कई सालों तक अगर सरवाइव करता है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे कि ये पेरेनियल हो गया। जैसे अगर हम पेरेनियल में देखें तो मान लो कि कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं बनियान। बनियान ट्री का नाम आप सुने होंगे। बनियान का साइंटिफिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। देखिए फाइकस बेंगालेंसिस के लिए इंपॉर्टेंस है, जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, मैं भी कर रहा हूं। ये फाइकस बेंगालेंसिस के बारे में आप समझो कि ये जो बनियान ट्री है इसको हम लोग देख रहे होते हैं कि एक तो ये मैनी ईयर्स तक सरवाइव करता है और इसके साथ साथ ये सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों है। मतलब अगर हम फाइकस को ही देखें, ये बनियान ट्री को, तो जो लार्जेस्ट प्लांट भी अगर देखा जाए तो वो भी है यही, और अगर इस सबसे अगर हम लोग देखें ओल्डेस्ट देखा जाए तो वो भी यही है। तो लार्जेस्ट में अगर आप देखोगे तो दैट इज आल्सो द बनियान ट्री। और इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है इन नेशनल बोटेनिकल गार्डन। जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता है वहां पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बनियान ट्री है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट भी इसी में बनियान ट्री ही है, ओल्डेस्ट ट्री भी। और इसको अगर हम देखें तो इट इज प्रेजेंट इन बोध गया। जो लार्जेस्ट बनियान ट्री है इन नेशनल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, इट इज स्प्रेड इन सम स्क्वायर किलोमीटर, 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में वो फैला हुआ है। और जो ओल्डेस्ट है बनियान ट्री, इट इज 2500 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट दोनों के एग्जाम्पल में हम लोगों को मिलता है बनियान, और दोनों का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दोनों इंडिया में ही है। और इसमें देखिए बाइएनुअल, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि फिर से समझा दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाइएनुअल का मतलब क्या होता है, जैसे एक कॉमन था, समझ कर देखो। इसके लिए ना थोड़ा सा प्लांट वगैरह भी देखते हो तब तो समझ में आएगा। मान लो जैसे रेडिश का प्लांट आपने शायद देखा होगा, जैसे इस सीजन में सपोज कीजिए
कि इस साल हम लोगों ने अभी अक्टूबर के समय में उसका नया प्लांटेशन होगा, तो हमने एक रेडिस लगाया। तो जनरली हम क्या करते हैं कि उस रेडिस को फिर उखाड़ लिए, क्योंकि उसका रूट एडिबल है, तो रूट हम खाने के लिए पूरा प्लांट को ही उखाड़ लिए, खा गए, दैट इज सेपरेट केस। लेकिन जब हमको उससे अगला जनरेशन बनाना है तो वी नीड सीड, अब उसके लिए सीड की जरूरत होगी। तो सीड के लिए उसी हम 2 महीने के बाद अगर करेंगे तो वहां सीड नहीं बनेगा, इस प्लांट को हमें वहीं पे खेत में छोड़ना होगा, वो अगला साल कंप्लीट करेगा। तो इस अक्टूबर से शुरू हुआ, अगला अक्टूबर कंप्लीट करके जब नेक्स्ट दिसंबर में जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि वहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा। तो इस साल वाले का सीड कब बन रहा है? नेक्स्ट ईयर में जाकर। आज वाला जो ग्रोथ सीजन है अभी वाला, वही ग्रोथ सीजन फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, तब इसमें फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं बायनियल। ठीक है, सक्सेसिव सीजन में हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप पैडी को देखो, धान में, तो इस साल शुरू किए, इसी सीजन में वो बनकर कंप्लीट हो गया। तो लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ऑन दैट बेसिस वी हैव टू क्लासिफाई देम। तो ये हो गया पेरेनियल। अब पेरेनियल में भी कई कंडीशन होंगे। मान लीजिए कि हम एक पेरेनियल प्लांट देखें, अब उस पेरेनियल में फ्रूटिंग कब हो रहा है। ठीक है कि प्लांट सरवाइव किया 50 साल के लिए फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें फ्रूटिंग कब हो रहा है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एक है पॉलीकार्पिक, मैनी ईयर्स तक सरवाइव किया, एवरी ईयर एक पर्टिकुलर सीजन में फ्रूटिंग हुआ, फ्लावरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ, तो कह देंगे पॉलीकार्पिक, हर साल हो रहा है। बाइकार्पिक, अगर अल्टरनेट ईयर में हो तो कहेंगे बाइकार्पिक। मोनोकार्पिक, बहुत सालों तक सरवाइव किया और बस एक ही बार फ्रूटिंग हुआ और फिर प्लांट खत्म, तो हम उसे कह देंगे मोनोकार्पिक। मैं सबका एग्जांपल एक एक करके सब बता रहा हूं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पेरेनियल। on the basis of flowering and fruiting। अब ये जो पेरेनियल प्लांट्स हैं उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बेसिस पर हम उसके टाइप्स को देख रहे हैं। ठीक है, आयुष राज को अभी भी कंफ्यूजन रह गया बाइनोल में, अभी जो बताया उसके बाद भी। मैं लास्ट में फिर से पूछ लूंगा अनम्यूट करके। अभी अनम्यूट करते हैं तो सब, कुछ बच्चे तो पता नहीं क्लास करने आए हैं कि मतलब क्या, हमारे सब्जी मंडी में खड़े हैं और कनेक्ट कर दिए हैं, वो भी आवाज आ रहा है, पता नहीं। खैर इस पे बोलने से ही कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन अलॉट। चेंज होना बहुत बड़ा काम है, और मैं यहाँ से बोलूं इससे कोई चेंज होगा ऐसा नहीं है। आयुष राज, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही नहीं छोड़ देना होता है, टोटल प्लांट को ही छोड़ देंगे। जब आप नीचे का रूट काट ही लोगे तो प्लांट ऊपर का बचेगा कैसे? तो सिर्फ ऊपर का थोड़ी छोड़ सकते हो, तो उसको वहीं पर रहने देंगे, और तब जाकर उसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट सीजन में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फिर फ्रूट बनेगा, फिर उसके सीड बनेंगे। वो जो आप सीड कलेक्ट करोगे तब उस सीड से आप नया प्लांट बना सकते हैं। देखिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें फर्स्ट टाइप, जो पेरेनियल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब हो रहा है, कितना बार हो रहा है, उसके बेसिस पर फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं पॉलीकार्पिक। ये सबसे सिंपल कंडीशन हुआ। पॉलीकार्पिक का सिंपल सा मतलब है कि एक प्लांट है, वो मैनी ईयर्स तक सरवाइव कर रहा है, हर साल उसका जब सीजन हो रहा है तो उस सीजन में वहां पे फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर पॉलीकार्पिक। These plants survive for many years and they show flowering and fruiting every year। ये सबसे कॉमन सा प्लांट है। जैसे कोई भी हम कॉमन एग्जांपल इसमें अगर लेते हैं
मान लीजिए कि जैसे आपके पास एग्जांपल्स में हम देखें, मान लो आपके पास रोज है, मान लो आपके पास चाइना रोज है, मान लो आपके पास गुआवा है। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। तो पॉलीकार्पिक सबसे जनरल कंडीशन। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूं अब यहाँ पे बाइकार्पिक। बाइकार्पिक का मतलब होता है these plants survive for many years but flowering and fruiting takes place alternate year। अल्टरनेट का मतलब एक साल हुआ दूसरे साल नहीं होना, दैट इज द अल्टरनेट ईयर। और इसका हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल आता है, बहुत कॉमन प्लांट है मैंगो। मैंगो इज एन एग्जांपल ऑफ बाइकार्पिक प्लांट। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप। द नेक्स्ट टाइप इज डिफाइंड हियर एज मोनोकार्पिक। देखिए, अब मोनोकार्पिक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक प्लांट है, जिस प्लांट में हम लोग देख रहे हैं कि द प्लांट इज सर्वाइविंग फॉर मैनी ईयर्स बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैनी ईयर्स वंस देयर इज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग वहां पर सिर्फ एक बार हुआ और वो उस प्लांट का लाइफ का एंड भी हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक। ये सबसे अनयूजुअल कंडीशन है। जनरली आप देखोगे बैम्बू का प्लांट तो हो सकता है सभी लोगों ने देखा हो, फ्रूट देखे हैं, उसका फ्लावर देखे हैं, फ्लावर उसमें आपको नहीं दिखेगा जनरली। वहां पर जो फ्लावरिंग है वो लगभग 150 टू 180 ईयर्स पर होता है। और जिस साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है उस साल हम देखेंगे कुछ बैम्बू प्लांट भी खत्म हो जाते हैं। सो इट कम्स अंडर मोनोकार्पिक। तो एक कॉमन प्लांट में बोल दिए बैम्बू, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक प्लांट है अगेव नाम का, कॉमन नहीं है, तो अगेव के केस में देखेंगे। दूसरा हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ एमोर्फोफैलस, ओल, हिंदी में जिसको हम लोग ओल कहते हैं या जिमीकंद बोलते हैं, तो उसको इसका नाम है, इंग्लिश नेम एंड साइंटिफिक नेम इज एमोर्फोफैलस। तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इट इज ऑल्सो मोनोकार्पिक। वो भी वहां पर बहुत सालों तक सर्वाइव करता है, 12 टू 14 ईयर्स, और तब सिर्फ एक बार उसमें फ्लावरिंग होती है। तो मोनोकार्पिक मतलब दीज प्लांट्स survive for many years and then flowering and fruiting takes place only once, that is at the end of life cycle। Then we can call it monocarpic। और इस मोनोकार्पिक के अगर आप एग्जांपल्स पर आओगे तो यू हैव सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, जैसे मैंने अभी जो बोला बैम्बू। सेकेंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम याद रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि अब मॉर्फोलॉजी में जितना एग्जांपल आएगा वो सारे नाम आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो बैम्बू, अगेव, और एक और मैं लिख रहा हूं एमोर्फोफैलस, ये जो ओल है उसी को कहते हैं एमोर्फोफैलस। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हो गए मोनोकार्पिक। तो इस तरह से आज हम लोग थोड़ा सा इस मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़े, बहुत कम पढ़े हैं, अभी हमारा स्टार्ट ही है। तो हम लोग इस तरह से आगे वो पढ़ेंगे और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास को लेकर मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया था शुरू में ही कि आपको जब भी क्लास है तो वो क्लास हमेशा अपने इस मीटिंग आईडी से ही ज्वाइन करेंगे। और कुछ चीजें जो है वो बहुत जरूरी है ऑनलाइन क्लास करने के लिए, जैसे जिस समय मैं लिख रहा होता हूं और आप उस समय कंटिन्यू अगर मैसेज करते रहते हैं तो एक्चुअली मेरा लिखना रुक जाता है, आप मैसेज करते हैं तो इसीलिए थोड़ा था रुकेंगे। 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं खुद ही बीच बीच में बोलता रहूंगा, तो इतना सा रुक के काम करना होगा, ठीक है। फिर क्लास के एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि अब कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, तो उस समय भी आप पूछेंगे, है ना। फिर डाउट क्लास अलग से रखा जाएगा, उसमें और सिर्फ डाउट लेकर ही आएंगे, है ना।
तो ये सारा तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। क्लास जब भी कर रहे हैं तो क्लास करने के लिए नोटबुक लेकर आइए, पेन लेकर आइए, और इसके साथ साथ जो कुछ भी क्लास में हो रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। और ये ना जो अब ऑनलाइन अभी भी आप अगर ट्रायल में हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ और जो बैचेस पढ़ा रहा हूं तो उसमें 12 वाले का सिलेबस कंप्लीट हो गया है एक बैच का। 11 का हम लोग देखें तो एक बैच का यहाँ पर मेरा लगभग 80% सिलेबस हो चुका है। तो इसी कारण से अभी भी जो लोग ट्राई ही कर रहे हैं, आप सोचिए कि आपका अप्रैल से शुरू हो गया है ना आपका क्लास 11, तो जो भी टाइम आपका बीत रहा है वो तो क्लास 11 का ही जा रहा है और आप ही को पढ़ना है। जब एक कोई चीज प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना तो कोई पीछे का याद नहीं रखता है, ये आपको कोई नहीं याद रखेगा कि हाँ इस कारण से नहीं हुआ था, क्योंकि आप बैठे हुए हैं ना, पूरा इंडिया नहीं बैठा हुआ है। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अप्रैल से, कुछ लोग मई से पढ़ रहे हैं, लोग अपना कर रहे हैं पढ़ाई। तो इसीलिए अभी तक देखते ही नहीं रहिए, और देखना जो है वो देखते रहेंगे तो फिर पूरा गुजर जाएगा सारा का सारा टाइम। अब यही पढ़ने का नया सिस्टम है, जो पहले पढ़ रहे थे वो अब हो गया, अतीत की बात है, और इसी को फॉलो करना है। थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, क्लास करने आते हैं तो क्लास को, इसको क्लास की तरह लीजिए। कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कि लेकर मोबाइल घूम रहे हैं, कहीं मार्केट में हैं या कहीं रोड पे छत पे खड़े हैं, बाहर बालकोनी में थोड़ा पड़ोसी से ही बात कर रहे हैं, कैसे लगाए हुए हैं, ये थोड़ी पढ़ाई हो जाएगा। ऐसे हो जाता है क्या पढ़ाई? तो ये यहाँ पे अल्टरनेट नहीं बल्कि ये एक मेन सिस्टम है आपके पढ़ाई का, यही तरीका अब आपके पास है, दूसरा कोई वे है नहीं। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से एक जगह पे बैठिए, टेबल कुर्सी लेके बैठिए। मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज ऐसे पीछे में ऐसे खड़ा कर लेंगे, ऐसे मान लीजिए है, ऐसे रख देंगे और इसके साथ में मोबाइल को ऐसे टिका कर रखेंगे, बहुत आराम से सुनेंगे। ईयरफोन लगाएंगे, मोबाइल ही को आप कान में लगाएंगे तो ना आप मुझे देख रहे हैं, ना जो डायग्राम बना रहा हूँ ना वो देख रहे हैं, तो क्या फायदा होगा वो सुनकर। तो ईयरफोन लगा के आराम से सामने में किसी चीज से टिका के मोबाइल रखिए, टेबल पे बैठकर कॉपी रखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, स्टडी मटेरियल हम लोग दे रहे हैं उसको कीजिए, ये तरीका है। और म्यूट कीजिए जितने समय तक क्लास में रहते हैं। मैं अपने एंड से जब म्यूट कर देता हूं तो आप कुछ पूछना भी है तब भी आप नहीं कर पाते हैं ना। जैसे मैं अभी यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ, अब आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मोनोकार्पिक क्या होता है, एक बार समझा दीजिए। मोनोकार्पिक, मोनो मतलब वन, कार्पिक मतलब फ्रूटिंग। जिस प्लांट में एक बार हो, तो पेरेनियल तो है ही, वो मैनी ईयर्स तक रह ही रहा है, और तब ऐसा होने के बाद सिर्फ एक बार उसमें फ्रूट हो। जैसे बांस के पेड़ में आप देखोगे कि बांस का पेड़ जो है ना 150-100 साल तक सरवाइव करता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बार उसमें सिर्फ फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, और वो प्लांट का लाइफ साइकिल खत्म। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनोकार्पिक। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। और सभी लोग नाम से इन करेंगे, अगले क्लास में ध्यान देंगे इस चीज को। सर हाँ सर हाँ ऑन बोलिए। द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ये एक बार फिर से बता दीजिए ना, जो वो नोट भी नहीं कर पाए। अच्छा सर उसका तब या नोट। अच्छा, एक जो पहले मुझे उनका जवाब देने दीजिए। देखो, जब हम लोग कोई भी एक प्लांट बॉडी देख रहे हैं तो इसको मैंने दो तरीके से डिवाइड किया। एक था कि पोजीशन के बेसिस पर कि कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पर मैंने कहा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और अब है कि वो क्या फंक्शन करता है, उसके बेसिस पर मैंने दो पार्ट बताया। एक है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर वो बॉडी का, प्लांट का जनरल ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, मतलब साइज बड़ा कर रहा है प्लांट का, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर रहा है, देन वी आर कॉलिंग इट वेजिटेटिव पार्ट। जबकि अगर हम देखें कि इफ दैट पार्ट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, तब हम उसे कह देंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे आप देखो, फ्लावर का काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना। उसमें स्टामेन होते हैं, कार्पेल होते हैं, एंडोसियम, गैनेसियम, तो ये सब रिप्रोडक्शन में काम आया, तो इसलिए फ्लावर क्या हो गया? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्रूट में सीड है तो उसी सीड से तो अगला जनरेशन बनता है, तो फ्रूट भी कैसा पार्ट हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव में किसको रख दिए? रूट, स्टेम एंड लीफ को। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है।
सेकेंड, हाँ ये फर्स्ट है। सेकेंड मैं- यूनिट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। हाँ हाँ, उसी यूनिट को मैंने स्टार्ट किया है। मॉर्फोलॉजी का आज फर्स्ट क्लास था। सर फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया? नहीं नहीं, फर्स्ट यूनिट नहीं खत्म हो गया है, मैंने सर अभी उसका बस उसका चैप्टर फर्स्ट ना खत्म हुआ है। हाँ हाँ, सिर्फ फर्स्ट ही चैप्टर खत्म हुआ है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि खत्म हो गया। सर उससे सर- कुछ डाउट है सर। हाँ तो डाउट पूछो। सर एक लाइन है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए, जैसे मान लो कि अगर आप लोअर एनिमल, उसके पहले एक यूनिसेलुलर के लिए भी स्टेटमेंट लिखा हुआ था, है ना, इसी लाइन से जस्ट पहले देखोगे एनसीईआरटी में। यस सर, तो देखो मान लो एक, यस सर, यस। अब म्यूट कर लो, मैं आप मुझे बोलने दो, सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मान लीजिए कि कोई एक यूनिसेलुलर है, मान लो एक अमीबा है यहाँ पर। तो अमीबा के केस में अगर हम देखें तो अमीबा में जब डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि नया सेल बन रहा है। पता नहीं लिख नहीं रहा है बहुत अच्छे से। तो मान लो यहाँ पर हम लोग देखें कि इस अमीबा में डिवीजन हुआ, तो डिवीजन होने के कारण ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको आप अमीबा का डिवीजन मतलब ग्रोथ भी कह सकते हो और रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। क्या है, क्यों? क्योंकि एक अमीबा से 2 बना, लेकिन ये प्रोसेस क्या हुआ है, सेल डिवीजन का। तो यूनिसेलुलर के केस में ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिस्टिंक्ट करना मुश्किल है। कहां पर? जहां पर सेल डिवीजन का नॉर्मल फंक्शन होता है ग्रोथ करना, लेकिन वो वहां पर रिप्रोडक्शन का काम भी कर दे रहा है। लेकिन अगर आप हायर एनिमल्स की बात करते हैं, हायर एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे हायर एनिमल में हम लोग हो गए, हायर प्लांट में मान लो कोई एक मैंगो का प्लांट आप देखो, ट्री है, तो इन दोनों, इनके केस में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं कि मिक्सअप कहीं पर भी है। जिस समय एक प्लांट हमारे बॉडी में, पहले अपने बॉडी को समझते हैं, तो हमारे बॉडी के सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, तभी तो हमारा बॉडी का साइज बढ़ रहा है। जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय हम लोगों के बॉडी में डिवीजन हो रहा है, तो उस डिवीजन से साइज बड़ा हुआ। अब डिवीजन नहीं हो रहा है तो नहीं ग्रोथ कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग, लेकिन अगर हम देखें तो वो जो डिवीजन ऑफ सेल है वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा ना। रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल अलग फंक्शन है कि यहाँ पे टेस्टिस है, ओवरी है, स्पर्म बन रहा है मेल गैमीट, ओवम बन रहा है फीमेल गैमीट, फिर उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे कोई मिक्सिंग का है ही नहीं। इट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब जैसे तुम्हारा एक फीचर, जैसे अंकित राज तुम्हारा नाम है, दैट इज योर एक्सक्लूसिव फीचर। मेरा नाम अजय साहा है, दैट इज माई एक्सक्लूसिव फीचर। इसमें कोई मिक्सअप नहीं है। तो इसलिए एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हो। तो यहाँ पर हायर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग कैरेक्टर है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, जबकि यूनिसेलुलर में दोनों एक साथ ही और एक ही तरह से हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का भी काम कर दे रहा है। तो वहां पे हम कहाँ डिवाइड अलग कर पाएंगे कि भाई सेल डिवीजन ग्रोथ कर रहा है कि रिप्रोडक्शन कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? यस सर। सर एक और है, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। सर वो कैसे? जैसे हम लोग देखें कि मान लो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें सालों भर रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें पर्टिकुलर सीजन में होता है ना। ये फिनोमेना प्लांट में जब हम देखते हैं तो इसी को हम कहते हैं फ्लावरिंग। कुछ प्लांट में आप देखोगे कि समर में फ्लावरिंग होती है और कुछ को कहते हैं विंटर में फ्लावरिंग होता है। पहले 2 ही कंडीशन समझ कर देखते हैं। तो समर को जब आप बोलोगे तो एक तरफ तो टेम्परेचर के हिसाब से बोले कि ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप डे लेंथ को देखो, 24 घंटे में क्या हमेशा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। समर सीजन में हम क्या देखते हैं, डे लेंथ बड़ा होता है, रात छोटा होता है। और विंटर में क्या होगा, रात बड़ा होगा, दिन छोटा होगा। तो इसका मतलब कि जो प्लांट समर में फ्लावरिंग कर रहा है, या कोई एनिमल जो समर में ब्रीडिंग कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट या लॉन्ग डे एनिमल। क्योंकि समर का मतलब लॉन्ग डे एंड स्मॉल नाइट। कोई अगर विंटर में ब्रीडिंग कर रहा है या फ्लावरिंग कर रहा है, प्लांट के लिए ब्रीडिंग टर्म यूज करेंगे, एनिमल प्लांट के लिए फ्लावरिंग और एनिमल के लिए ब्रीडिंग बोलेंगे। तो विंटर का मतलब क्या हुआ, दिन छोटा रात बड़ा, तो इसको हम क्या कह देंगे, शॉर्ट डे प्लांट। तो यानी कि डे के ड्यूरेशन पर हो रहा है, तो इस रिस्पॉन्स को कहते हैं
फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, रिस्पॉन्स तो लाइट के ड्यूरेशन पर, दिन के ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रहा है, सो इट इज फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। तो जितने सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स हैं वहां पर तो हो गया कि वो फोटो पीरियड पर है, लेकिन मान लो ह्यूमन का केस देखें तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग है, इसमें कहीं पर इससे मतलब नहीं है कि सीजन कौन सा है, तो यहाँ पर ये फोटो पीरियोडिक सर नहीं दिखा रहा है। एक मिनट, तो हम लोग फोटो पेरियोडिज्म हुआ कि अगर डे लेंथ पे कोई चीज डिपेंड कर रहा है तो वो फोटो पेरियोडिक रिस्पॉन्स हुआ, और उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है यानी वो फोटो पेरियोडिक नहीं है। अब पूछिए सर एक असर्स जिसका क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। हाँ सर एक असर्शन रीजन है, असर्शन है ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर परपेचुएशन ऑफ ए पॉपुलेशन, और रीजन है रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं देखो, जो एज पर एनसीईआरटी जो है रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रखा गया है। रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप, हाँ आप स्टेटमेंट देखना, बहुत क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, जहाँ पे लिविंग को डिफाइन किया है। तो इसी हाँ, तो इसलिए इंक्लूसिव कैरेक्टर जब वो बोल रहा है ना तो नहीं है, नहीं कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। सर लेकिन बुक का आंसर दिया हुआ कि दोनों गलत है, नहीं, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। पहला स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ो, दूसरा तो गलत है ही, पहला फिर से एक बार पढ़ो। सर ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर परपेचुएशन ऑफ ए पॉपुलेशन, फॉर परपेचुएशन ऑफ अ पॉपुलेशन, नहीं नहीं नहीं, यस सर, ये भी रॉन्ग हुआ। पॉपुलेशन नहीं, मुझे लगा इंडिविजुअल लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन का मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए अगर ये परपेचुएशन ऑफ पॉपुलेशन कह रहा है कि उसके कॉन्टिन्यूटी के लिए वर्क कर रहा है, देन इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कंप्लीट वर्ड में नहीं है और इंक्लूसिव कैरेक्टर तो है ही नहीं। सही दिया हुआ है क्योंकि मैंने ऑर्गेनिज्म सुना था, मुझे पॉपुलेशन नहीं दिखा था। और जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको लिखकर या ऐसे स्नैप करके भेजा करना, ठीक है, क्योंकि उसके एक वर्ड सुनने से और उससे फर्क पड़ जाता है। हाँ आप बोलिए अब निकेत, आप कुछ पूछ रहे थे निकेत। अब यहाँ जो नाम लिखा हुआ है वही, हाँ बोलिए। सर हमको आपका ना फर्स्ट ही टाइम आपका क्लास ज्वाइन किया, हमको इससे पहले वाला नोट चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ना वो रुको मैं बोल रहा हूँ। आप इस पर ना एक बार इसको सिंपल मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप ना एक बार अपने व्हाट्सएप से मुझे आप एक नंबर अपना नाम सिर्फ भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ग्रुप में आपको ये आराम से, किसी का छूट जाता है ना, आप जैसे ही लिखोगे तो जो लोग क्लास किया है कोई ना कोई इजीली तुरंत भेज देता है, ठीक है। 9830165670, तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, फिर आपको ये मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। थैंक यू सर। सर सॉरी वो गलती से हो गया था। नहीं ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक और मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो। सर ये क्या करते हैं, एक मिनट, तब तक तुम सोचो, बाकी किसी और का है तो पूछ लो तब तक। यस सर, which of the following suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family? Sir, ALES, ONAE, ACEAE। फैमिली के लिए है, फैमिली के लिए पूछ रहा है। यस सर, फैमिली के लिए लास्ट में CEAE, ठीक है, ये सबसे कॉमन है। या अगर लिखा हुआ है DAE, ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको मिलता है ना जो लास्ट में जो सफिक्स है, बोलिए। यस सर, अगर ऐसा कोई सफिक्स मिलता है तो ये जो सफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। जैसे देखो पेपिलियोनेसी, सोलेनेसी, रूबिएसी, लैबिएटी, है ना, और तो ये सभी में तो वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑप्शन देख लेना। और हाँ, और क्वेश्चन जैसे ही पूछना हो ना
तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बायो के क्वेश्चन में एक वर्ड से आंसर चेंज करता है, ठीक है, और ऐसा नहीं पॉसिबल है किसी के लिए भी कि आप सुनो बोलो और उसमें आवाज कटता रहता है। तो तुरंत इस पे भेज दिया कीजिए, क्लास शुरू होने से पहले इस नंबर पे भेज दिया करो क्वेश्चन, और तब उसके बाद जब मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन पूछो तो आप बोलिए। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे सामने में मैं डिस्प्ले पर भी तो रखूंगा ना, तो सामने में तुम भी देखोगे और भी लोग देख पाएंगे। यस सर, यस सर। मोनोग्राफी सर, मोनोग्राफी एक बार फिर से समझा दीजिए ना। मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक टर्म का मतलब हुआ कि अगर कोई एक प्लांट है जो कि मैनी ईयर्स तक सरवाइव कर रहा है, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक बार इसमें फ्रूटिंग होती है। जैसे मैं बम्बू का एग्जांपल बार बार ले रहा बोला कि मान लो कि बम्बू है तो ये लगभग 150 साल तक सरवाइव करता है, बीच में कभी आप इसमें फ्लावर नहीं देखोगे, सीधा 150 साल के बाद एक बार इसमें फ्लावर हुआ और उसके बाद प्लांट का लाइफ कंप्लीट, लाइफ साइकिल। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक। थैंक यू सर, हो गया। ठीक है, मैं सर हाँ, बाय एनुअल बताइए ना। क्या बताओ? सर बाय एनुअल। मैनुअल फिर से बोलूं? देखिए, सर हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। बाइनुअल टर्म हम लोग यूज करते हैं कि मान लो कोई भी एक प्लांट है, वो इस साल में उसका फॉर्मेशन शुरू हुआ, इस साल में एक सीजन में शुरू हुआ, अगले साल उसी सीजन के एंड पे जाकर अगर हम देखें कि उस समय उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है, तो हम लोग इसे कहेंगे बाई एनुअल। इस साल से शुरू होकर अगले साल, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से साल नहीं चलेगा यहाँ पे, नहीं सीधा नहीं बोल देंगे 2 इयर्स। यहाँ पे मान लो कि हर एक कैलेंडर देखकर थोड़ी प्लांट ग्रो करता है कि वो अपने ग्रोथ सीजन के अनुसार करेगा। तो मान लो कि ऐसे मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल अभी आपको लिया, रेडिस का एग्जांपल लिया कि देखो इस अक्टूबर से शुरू हुआ, आप उसको प्लांटेशन किए, 10 सीड लगाए, वो ग्रो किया, अब आप उसको वहीं छोड़ दिए, फिर वो ये होते हुए अगला साल पूरा अपना जनवरी फरवरी ये सब करते हुए फिर अक्टूबर में आएगा, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुआ, और तब उस सीजन कंप्लीट होने पर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, इसको बायएनुअल कहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ सर बोले कि गामा 1 बैच पर सर ये आपका फर्स्ट क्लास? हाँ ये फर्स्ट क्लास है। सर इससे पहले भी एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का क्लास ले चुके हैं सर। हाँ, लिविंग वर्ल्ड का मैंने एक क्लास लिया था, अभी सिर्फ लिविंग मैंने डिफाइन किया था और वहां से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आज एक क्लास यहाँ से पढ़ रहे हो तो लिविंग का डेफिनेशन नहीं पढ़े हैं तो छूट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं लिविंग वर्ल्ड जब क्लास कराऊंगा फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टाइम पे। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, ओके। मैं क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ अब। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू।